ध्यान से सुनो। लास्ट टाइम जो हमने पार्ट किया था उसके आगे ही करेंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर में अपना किया था, हमने सारा पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, उसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसके अंदर जो जो ट्रेंड्स थे उनके बारे में हमने बात करी। पूरे तरीके से बहुत डिटेल में हमने ट्रेंड्स के बारे में बात नहीं करी थी, लेकिन मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें SPDF सारे ब्लॉक्स को डिस्कस कर लिया हमने, पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि मुझे अगर पता लगाना है कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारा एलिमेंट है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो उसके बारे में, उसके लिए एक सीधा सा बच्चे एल्गोरिदम होता है फॉर प्रिडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं पोजीशन बता सकता हूँ पीरियोडिक टेबल की। अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट है जिस तरीके से SPDF में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सिंपल एक एटॉमिक नंबर दे दूँ और मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बताओ ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, तो उसके लिए कोई सर्टेन रूल होना चाहिए। वो जो रूल है वो ये एल्गोरिदम है। ये कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर इसको समझोगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें पता चल जाएंगी। है क्या सबसे पहला रूल, मतलब सबसे पहली स्टेप बेसिकली जो हम फॉलो करेंगे, दैट इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला पार्ट, जो भी एटॉमिक नंबर अगर मैं दूंगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। लेट अस अज्यूम 30 के लिए लिख लेते हैं। अब 30 लिखो, एटॉमिक नंबर 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 ऐसे ही आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आ गया। तो पहला काम हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद नेक्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आया। आउटर मोस्ट शेल क्या है? 4s है यहाँ पे, तो जो 4s है तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया हमें। ठीक है बच्चा? नहीं, देखो हमने क्या किया बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो अपने पास क्या आया था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक आया। चलते चलते लास्ट में क्या आया हमारे पास? 4s और 3d10। वो 4s और 3d10 तो एक्चुअल में n+l रूल के हिसाब से हमने लिख दिया है, बट एक्चुअल में होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 होना तो ऐसे चाहिए था। वो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से, ऊपर वाले तरीके से कब लिखते हैं? क्योंकि n+l रूल है और एनर्जी लेवल के हिसाब से हमें पता है कि d ऑर्बिटल वाले में इलेक्ट्रॉन्स बाद में भरे जाते हैं, इसमें पहले भरे जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंगली 4 बाद में आना चाहिए। तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर है, तभी मैंने कहा था ना कि आउटर मोस्ट नहीं देखना है, यहाँ क्या देखना है, जो मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 आ गया है, n की वैल्यू क्या आ गई है? 4 आई। फिलहाल के हिसाब से ये समझ में आया? तो n हमारे पास क्या आ गया? 4। प्रिंसिपल वैल्यू जो आ गई है दैट इज इक्वल टू 4। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, वैसे तो मुझे ये देखो एक चीज़ तो दिख ही रही है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि मैंने एटॉमिक नंबर ही 30 दे दिया, जिसके अंदर 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है। तो जब 3d बाद में आता है तो आउटर मोस्ट शेल कौन से में फिल हो रहा है? d ऑर्बिटल में। तो d ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, तो ये भी हमें पता चल गया कि ये जो 13 एटॉमिक नंबर है ये d ऑर्बिटल वाला है। ये भी क्लियर हो गया, तो d ब्लॉक वाला है। पहले अब ये क्लियर हो गया, n इज इक्वल टू 4 है। n इज इक्वल टू 4 से हमें क्या पता चलेगा? अभी बताता हूँ। ऑर्बिटल हमें पता चल गया d। अब एक बात देखो, सबसे पहले जब हमारे पास n की वैल्यू 4 आई तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियोडिक टेबल के अंदर ये क्या होते हैं? पीरियड्स। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, 2 का मतलब सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। अपना कौन से में आया था? 4th में। मतलब कौन से पीरियड में आ गया? 4th पीरियड में। ठीक है। ब्लॉक कौन सा? डी ब्लॉक। तो हमें ये पता चल गया है कि वहाँ पे S और P के बीच वाले जो थे वो डी ब्लॉक वालों में, ये हमारे पास 4th वाले ग्रुप के अंदर आ गया, फिर 4th वाले पीरियड के अंदर आ गया। अब कहानी आती है ग्रुप की। ग्रुप कैसे निकालेंगे? देखो ग्रुप के लिए हर अलग
ऑर्बिटल के लिए, जैसे एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी के लिए और एफ के लिए अलग अलग और टाइप ऑफ ऑर्बिटल के लिए अलग अलग रूल है। जैसे सबसे पहला, अगर मुझे ग्रुप निकालना है तो बच्चे अगर एस ऑर्बिटल होता हमारा, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट होता तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होते, क्या होते, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होते उतने ही, अगर मान लो S1 होता तो ये किसको बिलोंग कर रहा होता, फर्स्ट ग्रुप को। S2 होता तो किसको बिलोंग कर रहा होता, सेकेंड ग्रुप को। सीधा हमें पता है एस ब्लॉक के अंदर जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो ऐसे करके ये हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है, रफ सा मैंने जैसा बना दिया बस ऐसे, और एफ वाले चलो हमारे पास नीचे थे। तो हमें क्या पता है ये वाले जो हैं ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, और एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ कितने ग्रुप्स आते हैं, दो ही, है ना, दो ही ग्रुप आएंगे, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14, यही है। तो जब एस ब्लॉक के अंदर दो आएंगे तो S1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप, S2 का मतलब सेकेंड ग्रुप। डन है। अब आता है अगर हमारे पास S की जगह P ब्लॉक होता तो P वाले के अंदर क्या होता है। देखो एक चीज समझना, पीरियोडिक टेबल में यहां से चलते 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 P ब्लॉक आते आते यहां आते हैं, 1 2 के बाद सीधा इधर जंप करके आना है हमें, ऐसा ही होता है कि नहीं। तो बीच में ये 10 एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिस करने हैं। तो P के अंदर अगर 1 होगा तो वो इसमें आएगा, P के अंदर 2 होगा तो इसमें, P के अंदर 3 4 5 6 ऐसे रहेगा कि नहीं। अगर पूरा फुली फिल्ड आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नोबल गैस आ गया तो वो 18th ग्रुप में आएगा, 5 आ गए तो 17th में, 4 आए तो 16th में, 3 आए तो 15th में, एंड सो ऑन। लेकिन बीच में ये 10 भी तो हैं, तो मैं क्या करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल प्लस 10 कर दूं। ग्रुप नंबर p ब्लॉक के लिए क्या रहेगा, p ब्लॉक के लिए सीधा सीधा रूल रहेगा बच्चे हमारे पास 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ब्लॉक। बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। मैं इसका एग्जांपल भी कराऊंगा, अभी और पता चल जाएगा। अभी हमारा वो 30 वाला एग्जांपल होल्ड पे ही है, ठीक है। ये बात समझ में आई है कि अगर जो P ब्लॉक होता हमारा, क्योंकि वो D ब्लॉक है, अभी D ब्लॉक वाला रूल लगाऊंगा मैं उस पर, तो S ब्लॉक के लिए सीधा है, अगर आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे भाई, वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर जो हम P ब्लॉक की बात करते हैं तो P ब्लॉक की क्या कहानी है, P ब्लॉक के अंदर हमारे पास रहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है P ब्लॉक में तो उसमें 10 ऐड कर दो, 11th ग्रुप में आ गया। P ब्लॉक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें 10 ऐड कर दो, 12th ग्रुप में आ गया। अगर P ब्लॉक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें 10 ऐड कर दो, 13th ग्रुप में आ गया, एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात। तो 10 ऐड कर दो सीधा सा, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा साथ में। लेकिन अगर तुम ऐसा देखोगे तो एक और गड़बड़ है इसमें, जैसे 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P ब्लॉक। अगर मैं ऐसे करता हूं तो मान लो एक यहां आया और 10 ये ऐड किए, तो ये दो तो अभी भी रह गए, तो इसके नाम के प्लस NS, मतलब 2 और ऐड कर दो उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S ऑर्बिटल प्लस 10 जो D वाला गैप था उसके लिए, और P वाले के जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लियर है ये? हाँ जी, NS स्क्वायर नहीं है, NS2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S ऑर्बिटल। जैसे एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी रुको। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है। अब 15 के लिए जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया 3p3, p के अंदर कितने आ गए 3। तो देखो p के 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 वाला जो गैप था प्लस 2 जो s वाले पहले ही वाले थे, टोटल गिनो 15th ग्रुप में आ जाएगा सीधा। 2s कहाँ से आए बेटा, यहाँ से, ये देखो ये वाले 2। अब सोच के देखो ना, यहाँ पे 6 आने हैं, 6 यहाँ तक आएंगे, 10 यहाँ तक आएंगे, तो 2 ये भी तो ऐड ऑन होंगे ग्रुप में 18 तक पहुँचते हुए। तो एल्गोरिदम को सीधा याद रखना है, सीधा अगर क्रैम करना है तो सीधा रूल क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P ब्लॉक प्लस 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S ब्लॉक। क्लियर है? तो S ब्लॉक के अंदर हमेशा हमारे पास वैसे 2 ही रहने वाले हैं, तो हम हमेशा उसको क्या लिख लेते हैं कि 2 ऐड कर दो उसमें। क्लियर है? डन है। तो S ब्लॉक के लिए हमारा क्या रूल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S ब्लॉक सीधा 1 था तो फर्स्ट ग्रुप, 2 था तो सेकंड ग्रुप। P ब्लॉक के लिए क्या रूल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स S के, 10 का गैप और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P। डन है। तो उसके अकॉर्डिंगली वहां से हमारा 13th टू 18th ग्रुप जो P ब्लॉक होता है उसमें हमारे को ग्रुप मिल जाएगा। डन है। अब बीच में आता है D ब्लॉक।
अब देखो जब हम डी ब्लॉक है, जैसे जो हमारा एग्जाम्पल भी था उसके लिए हम डी ब्लॉक को कर रहे थे, तो डी ब्लॉक के लिए हमारे पास क्या रहेगा, देखो डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, डी ब्लॉक हमें पता है कहाँ है, डी ब्लॉक है कहाँ बचे, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला सारा पार्ट है ना, ये हमारे पास क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो जो ये बीच वाले डी ब्लॉक एलिमेंट है, इससे पहले 2 s के हैं सिर्फ, और तो कुछ है नहीं। अगर मान लो मेरे पास डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो थर्ड में क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ आएगा, 2 आएंगे तो यहाँ आएंगे, 3 आएंगे तो यहाँ, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आएंगे कि नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा ना। डी के अंदर 10 ऑर्बिटल्स, मतलब 5 ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल्ड होंगे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, तो 10 आ गए। लेकिन जो ये पहला ही D1 है, ये 2s के बाद है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2s के नाम के, और एक d का ऐड कर दो तो थर्ड आ जाएगा। D1 आएगा तो थर्ड आ गया, D2 आएगा तो कितना आएगा, फोर्थ आ गया, D5 आएगा तो मतलब D5 में 2 और ऐड कर दो 7th आ गया, D8 आएगा तो 2 और ऐड कर दो 10th आ गया। तो हो क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल प्लस ns2 कौन से, जो पहले वाले 2 के नाम पे लगेंगे। क्लियर है ये एल्गोरिथम। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, द एलिमेंट, इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी शेल। n-1 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये सेकंड लास्ट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d10, 4s पहले आके 3d बाद में आया, तो 4 -1 3 हुआ था, तो इसलिए n-1। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 में है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns है, दोनों को ऐड कर दो, दैट विल गिव अस द वैल्यू फॉर ग्रुप फॉर d ऑर्बिटल। क्लियर है, किसी को दिक्कत बच्चा, क्लियर एल्गोरिथम है ये। s का हो गया, p का हो गया, d का हो गया। अब d के बाद अब जो हमारा एग्जाम्पल था पहले उसको डिस्कस करते हैं। अपने पास कौन सा था बच्चे, एटॉमिक नंबर 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हमने क्या लिखा था, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d10, ये था आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास। तो यहाँ से हमें जो n की वैल्यू मिली थी 4, मतलब अपने पास जो पीरियड मिला था हमें वो कौन सा था, 4th वाला, है ना। अब मुझे ग्रुप निकालना है, ग्रुप कहाँ निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s प्लस d, तो 10 + 2 12th ग्रुप में लाया करेगा। और ये है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, वो डी ब्लॉक है। क्लियर है ये वाली बात। तो ये 4th ग्रुप 12th मतलब 4th पीरियड और 12th ग्रुप का मेंबर है जो कि डी ब्लॉक ऑर्बिटल में लाई करेगा। तो अब हमें उसकी पोजीशन मिल गई कि नहीं, डन है। तो इस तरीके हमारे पास जब बच्चे हम एफ ब्लॉक की बात करें, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, तो एफ ब्लॉक में देखो एक चीज सिंपल है, हमें क्लियर दिख रहा है। एफ ब्लॉक हमारे पास आता कहाँ पे है, एफ ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ कौन सी जगह पे आता है बच्चे, हमारे पास 3rd ग्रुप के अंदर, है ना। जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कब आते हैं, 1st, 2nd और 3rd ग्रुप के अंदर, है ना। इन्हीं दोनों को हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इन्हीं दो जो हमारे पास 57 से 71 और 89 से 103 हैं, इनको ही हमने एक्सटेंड किया और नीचे एफ ब्लॉक की फॉर्म में लिख दिया, जो हमारे पास लेंथनॉइड और एक्टोनॉइड्स हैं। तो सीधा सा ग्रुप तो हमेशा हमारा फिक्स रहने वाला 3rd ग्रुप है। अब अगर हमारे पास वो 4f को बिलोंग करें तो हम क्या कहेंगे, ये लेंथनॉइड्स हैं, 5f होगा तो एक्टोनॉइड्स हैं। ठीक बात है। तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी हमें करनी ही नहीं है। तो हमारे पास सीधा सीधा रहेगा एफ ब्लॉक का, इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक दैट मीन्स उसका ग्रुप नंबर सीधा सीधा हो गया 3। ठीक है। और इसका पीरियड हमारे पास हमेशा कौन सा रहेगा, आइदर इट विल बी 5th मतलब 6th और 7th। ठीक है ना। 6th कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4f अगर आता है तो हमेशा 6s2 वाला आता है, 5f अगर आता है तो वो हमेशा 7s2 वाला आता है, क्योंकि जो f ऑर्बिटल है उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी टाइप से थी कि हमारे पास क्या आता था, n-2 f 1 से 14, n-1 d 1 से 2 और हमारे पास फिर ns2। तो ऐसा होता है। तो मतलब अगर जो हमारे पास यहाँ पर 7 है तो f के अंदर 5th होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर 6 है तो f किसके अंदर होगा, हमारा 4th के अंदर। ठीक है। तो 4f और 5f ही आ सकते हैं, इससे आगे जाते ही नहीं है। क्लियर बात है ये।
तो एफ ऑर्बिटल के लिए ग्रुप सीधा सा क्लियर है अपना, ग्रुप हमेशा थर्ड होगा और पीरियड कौन से होंगे हमारे पास, आइदर इट विल बी सिक्स्थ और सेवेंथ। डन। डी ब्लॉक में हमने क्या किया था बेटा, देखो डी ब्लॉक के अंदर एक काम करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, उससे अभी साथ के साथ 3-4 एग्जाम्पल मैं क्लियर करके समझाता जाता हूँ। हमारे पास बच्चा एग्जाम्पल में सबसे पहले एक काम करो, लिखो कुछ एग्जाम्पल्स रख लेते हैं अपने साथ में। लिखो 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक बारी, और साथ के साथ मैं रूल्स क्लियर करता हूँ अभी। 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, साथ साथ में मुझे मेरे साथ में बने रहना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया, 4s2 और 3d6। डन है, 26 हो गए सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आई। अब देखो डी ब्लॉक के अकॉर्डिंगली क्या रूल था, जैसे मैं ना एक बार इसको विजुलाइज और कराने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एल्गोरिदम रट्टा वाला काम नहीं है, उसके अंदर बहुत सेंसिबल तरीके से ही चीज़ें हैं। देखो बच्चे, ये हमारे पास, फिर से मैं बता रहा हूँ वही, ये हमारे पास क्या है, 2 s ऑर्बिटल के हैं, तो 2 तो ये खाली हो चुके होंगे। अब इसके आगे जाके हमारा क्या शुरू हो जाता है, डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 10 आएंगे। हमारे पास यहाँ कितने हैं, 6। तो देखो 2 तो ये वाले ही छोड़ दो, और 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 2 और 6 8 आ गया कि नहीं, मतलब 8th ग्रुप में आ जाना चाहिए। पीरियड कौन सा आएगा, 4। तो 4th पीरियड, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू है n इज इक्वल टू 4th पीरियड, और ग्रुप नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, 8 समझ में आया। तो अगर इसको मैं रूल वाइज बोलूं कि रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंगली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल। एस में हमेशा 2 होंगे और उसके अंदर डी वाले के ऐड कर दो, तो हमारे पास कौन सा निकल गया, ये 4th ग्रुप, 4th पीरियड, 8th ग्रुप, और कौन सा, डी ऑर्बिटल एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा ये क्या आएगा, आयरन। आयरन तो ऑब्वियसली तुम्हें याद होगा, तो याद होगा 26 एटॉमिक नंबर है, तो वहाँ से निकलेगा। क्लियर है, हाँ जी। पीरियड कैसे पता चला, पीरियड हमें पता चला जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए बच्चा जो सबसे बड़ी वैल्यू आई थी। यहाँ ध्यान से देखो, जब हमने सबसे बड़ी वैल्यू, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो कौन सी है, 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट सबको क्लियर है, क्लियर है ना बच्चा, डन है। अगर नहीं क्लियर है मैं लिंक दे दूंगा जिसमें स्पेसिफिकली सिर्फ क्वांटम नंबर्स को समझा रखा है, ठीक है, उनमें से देख लेना एक बारी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको क्वांटम नंबर्स नहीं आएंगे ना उसे कुछ भी नहीं आएगा। आप पूरी केमिस्ट्री का मतलब सारी जड़ है एक तरह से वो, तो वो क्वांटम नंबर्स ढंग से कर लेना। ग्रुप कैसे आएगा बेटा, देखो अगर मैं एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली अपने पास ग्रुप की कहानी क्या है, ग्रुप की सीधी सी स्टोरी है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एस के अंदर है, एस के अंदर हमेशा 2 होंगे ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए होता ही है, पहले एस में फिल्ड होते हैं फिर डी में जा रहे हैं। कहाँ पे, कौन से वाले में, क्रोमियम और कॉपर सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है हमारे, है ना। अगर उसके अंदर भी गिनोगे तो ध्यान से याद करो, एक काम करते हैं ये करके देखते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर या कॉपर का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली करो। जो हमारे पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 24 के लिए लिखो एक बारी, मैं बताता हूँ अभी, लिखो 24 के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिंपल। क्या करना पड़ेगा, नहीं एक लिखो जो तुम्हें आता है ना, हाँ जो तुम्हें जो जेन्युइन वाला ठीक वाला आता है वो लिखो एक बारी। हमें क्या पता है, अगर मैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3p6 4s1 3d5, हमें पता है, हमने याद किया था ये भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब तुम में से कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं अगर मैं इसे ऐसे लिखता तो शायद आंसर ठीक आता। कैसे बच्चा, 2 + 4 कितने होते हैं, और 1 + 5 कितने होते हैं, कहाँ फ़र्क पड़ा, दोनों केसेस में ही 6th ग्रुप में आया कि नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, सीधा सीधा ऐड करो और आंसर आएगा। समझ में आई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम किस तरीके से लिख रहे हो। ऑब्वियसली ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है भी गलत, 4s2 3d4 होती नहीं है ना, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है क्रोमियम और कॉपर के केस में, वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। तो हमेशा याद क्या रखना है, ns2 और nd जो भी इसके ऊपर होगा n-1d,
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे लिख लो x और y लो, तो x प्लस वाई जो आएगा, x प्लस वाई जो आएगा n s x प्लस n माइनस वन डी वाई, एक्स प्लस वाई हमेशा हमें ग्रुप नंबर देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी s ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट एंड सेकेंड लास्ट शेल, दैट इज पेनल्टीमेट शेल एंड अल्टीमेट शेल, उनका जो सम आएगा वो हमेशा हमें ग्रुप नंबर देगा d ऑर्बिटल के लिए। क्लियर बात है बच्चे? ये डन है? चारों के लिए एल्गोरिदम क्लियर है बिल्कुल, एस बी एस पी और डी और एफ सबके लिए डन। चलो अब आगे का टॉपिक करते हैं। एल्गोरिदम के बाद हमारे पास जो है, एक काम करिए 46 वाला भी एग्जांपल करके देख लेते हैं एक बारी। 46 का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट से। 46 के अकॉर्डिंगली उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल के दिखाओ अभी। हाँ जी, ये देखो बच्चा, 46 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d10 4 पे 6 5s2 4d8 सबका सेम। अब इसके अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर आया है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो कितना आया है 5। तो हमारे पास अपना जो पीरियड आ गया वो कौन सा आ गया, 5वां। अब ग्रुप कौन सा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया, डी में, तो डी ऑर्बिटल है, तो 2 इसके और है ना 8 उसके और 2 इसके, एस के 2 और डी के 8, ऐड हो के टोटल कितना आ गया, ग्रुप नंबर हमारा 10 आ गया। सॉर्टेड। किस में ये, हाँ ये क्या है ना, ये 5s0 और 4d10 की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करता है ये वाला, ये है इसके अंदर। देखो फुली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाएगा बच्चे, सारी स्टोरी सिमेट्री के ऊपर होती है। ये हमने उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जैसे हम समझते हैं ना कि बिल्कुल अलाइंड होगा, नंबर्स का गेम नहीं होता, यहाँ सिमेट्री का गेम है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम सिमेट्री में आ जाए। अब उसमें आने के लिए किसी भी तरीके से आ जाए, ये एस और पी और डी कोई डिफाइंड थोड़ी ना, भगवान ने ऐसा थोड़ी ना दे रखा है कि नहीं यहीं डलना है तो यहाँ डलना है। उन्होंने तो चार्ज छोड़ दिया, अब वो चार्ज छोड़ दिया, वो चार्ज किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के आसपास घूम रहा है अपने अपने तरीके से। वो घूमते हुए जिस डिस्टेंस पे घूम रहा है उसको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दिया। जिस प्रोसेस में, जिस मतलब तरीके से घूम रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसे ऑर्बिटल में डिवाइड कर दिया। स्फेरिकल घूम रहा था, एस ब्लॉक कह दिया हमने, पी ब्लॉक हो गया अगर जो डंबल शेप था, डी ब्लॉक कह दिया अगर डंबल और स्फेरिकल दोनों का मिक्सचर में कुछ घूम रहा है। तो अगर वो जब घूम रहा है सेम डिस्टेंस पे, घूमते हुए उसे लगा कि नहीं डी ब्लॉक के अंदर अगर जो सारे ही डी ब्लॉक में आ जाते हैं तो ज़्यादा सिमेट्री रहेगी, कम एनर्जी रहेगी, मैक्सिमम स्टेबलाइज हो जाएगा, तो वो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। हाँ जी, वैलिड है तुम्हारे लिए, फिलहाल लिखोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नहीं, हाँ जी 5s0 से ये हुआ ना 3d10 हो गया, पूरा जो 4d10 हो गया, तो 4d10 फुली फिल्ड नहीं हो गया। 5s लिखने की ज़रूरत ये बताने के लिए कि वहाँ पर 5s ऑर्बिटल अवेलेबल तो था, वही s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो d के अंदर जाकर 4d10 बना रहे हैं। क्लियर है बच्चा ये? हाँ, एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन ही नहीं है, मैं जैसे अभी बता रहा हूँ एग्जिस्टेंस क्या होती है। एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ 5s ऑर्बिटल है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस तो 6s 7s की भी है। अगर यहाँ न्यूक्लियस है उसके साथ में जितने मर्जी डिस्टेंस पे जाते रहो, स्पेस तो है ही, एंड दैट स्पेस डिफाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिटल, तो वो तो है ही, उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं वो अलग बात है। क्लियर है बच्चा? चलो ये वाली बात समझ में आ गई है। अब हमारे पास आता है बच्चा पीरियोडिक ट्रेंड्स। चलो अब थोड़ा तेज करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हमारे पास क्या आएगा बच्चे? सबसे पहले आता है अपने पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की क्या कहानी है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सीधा सा पता है, ये छोटी क्लासेस में भी हमने थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ इसका। ये हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। वही एटॉमिक रेडिया ही होता है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है आउटर मोस्ट शेल, जितने आउटर मोस्ट शेल दूर दूर होते जाएंगे उतना एटॉमिक रेडिया बढ़ता जाएगा अपना। अब एटॉमिक रेडिया कैसे बढ़ेगा? अगर हम सिंपल बात करें, ऊपर से नीचे आते हुए, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हर बार शेल ऐड ऑन होती जाएगी, जैसे जैसे शेल ऐड ऑन होती जाएगी तो उसका क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट आते हुए यहां से यहां आते हुए सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो उसका साइज क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहे हैं ज्यादा, न्यूक्लियर स्ट्रांग होता जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ कि नहीं?
हर एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होगी तो उसको श्रिंक करती जाएगी, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता जाएगा। टॉप टू बॉटम आते हुए हर बार शेल ऐड ऑन होती जा रही है, इसलिए साइज इंक्रीज करता जा रहा था। क्लियर है ये वाली बात? तो इसमें एक्सेप्शन की बात नहीं करी है मैंने, अभी सिंपल बात बता रहा हूँ, एक्सेप्शन वाली भी बात करेंगे अभी। क्लियर है ये? कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है बच्चा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स विद सिंगल बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, ये कोवेलेंट रेडियाई होता है। कोवेलेंट रेडियाई क्या हुआ? एक एटम और दूसरा एटम, इन दोनों का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो हम इनके न्यूक्लियाई जो हैं, जो इनका सेंटर है, उनसे डिस्टेंस लेते हैं और 2 से डिवाइड कर दो, तो वो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या रहेगा? उसे कोवेलेंट रेडियाई कह देंगे। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो हमारा क्या आ जाता है? कोवेलेंट रेडियाई। मेटालिक रेडियाई, इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ मेटल कोर्स। सेम कहानी, 2 मेटल कोर्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो रेडियस बन जाएगा, है ना। डिस्टेंस हमें नहीं पता लगाना, वो ऑलरेडी, देखो हम ऐसा नहीं कि लगाना नहीं है, न्यूमेरिकल्स में आएगा, कुछ आएगा तो अलग तरीके के फॉर्मूलाज होंगे, है ना। जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एटॉमिक रेडियाई वाला कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, मॉलिक्यूलर रेडियाई नहीं निकाला था उसमें हमने, तो हमें फिलहाल तो नहीं निकालनी है वो चीज़। क्लियर है? फिर है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है बेटा? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डिंग आइसोलेटेड एटम्स। ठीक है, कोई 2 एटम है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है, आइसोलेटेड एटम्स है, तो उनके बीच में सिर्फ जो बांध के रखने वाली फोर्स है वो कौन सी है? वैन डर वाल फोर्सेस। वीक होती है काफ़ी, तो ये वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से 2 एटम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड भी नहीं है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हाफ से डिवाइड कर दो, वो रेडियाई बन जाता है। क्लियर है? तो वैन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वीक फोर्सेस होंगी, फिर मेटालिक रेडियस होगा, फिर लास्ट में जो होगा वो कोवेलेंट रेडियाई होगा। ठीक है, हाँ जी बच्चा, डन है ये वाली बात। तो इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीज़न है उसका क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं होते हैं ये, कुछ फिनोमिनाज हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जिनको ये कंसेप्ट समझाता है पूरा। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स। शील्ड और स्क्रीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्टिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इफेक्ट इज देयरफॉर कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहानी है यहाँ पे? The electron of inner shell, those are called core electrons, shield or screen the outermost electron from the attractive pull, जिसको हम क्या कहते हैं कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। इसको ना बहुत सरल भाषा में और सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो, इसका एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और इसकी डेफिनेशन को छोड़ के एक बार एग्जाम्पल पे रहेंगे। मैं कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन? जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित रखने की, होल्ड करके रखने की। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक स्टूडेंट्स कौन से हैं? एस ब्लॉक स्टूडेंट्स वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे न्यूक्लियस के बहुत क्लोज रहते हैं और आसपास मंडराते ही रहते हैं। स्फेरिकल शेल में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज तेज आसपास घूम रहे हैं, वो हमेशा ये होता है सर मुझे करा दो, मुझे करा दो, मुझे करा दो। वो और किसी से बात ही नहीं करने दे रहे मुझे। मेरी पोटेंशियल को मैक्सिमम टाइम 100% ब्लॉक करके खुद ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है, मेरे में पोटेंशियल ज़्यादा है तो मैं साइड वाले से भी बात कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम टाइम ये अपने ही डाउट्स लेके मेरे आसपास शील्ड बना के रखते हैं। तो अब उसकी वजह से क्या होगा? मैं बाहर वालों पे थोड़ा कम ध्यान दे पाऊंगा, जो एस के आगे वाले हैं उन पे थोड़ा कम ध्यान दे पाऊंगा। दिस इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि जो एस ऑर्बिटल हैं या कोई भी जो भी ऑर्बिटल्स हैं, वो कोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा न्यूक्लियस के चार्ज के आसपास अपनी शील्ड बना लेते हैं कि न्यूक्लियस के चार्ज का इन्फ्लुएंस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा कम होता है। दिस इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग। अब इसका एक और आगे क्या चलेगा? पी ब्लॉक ऑर्बिटल आते हैं। पी ब्लॉक वाले कौन होते हैं? जो जनरल नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो सेकंड बेंच वाले हैं। फर्स्ट बेंच वाले लेट अस अज्यूम एस ब्लॉक ऑर्बिटल्स है, जो स्पेशली यहीं खड़े रहेंगे हमेशा, आके डाउट करा दो वाले। सभी कुछ उनको चाहिए हमें ही सारा मतलब अटेंशन मिले, बाकियों के पास मेरे को बाकी वाला छोड़ते ही नहीं। जो पी ब्लॉक है वो सेकंड ग्रुप वाले, सेकंड बेंच वाले। सेकंड बेंच वाले कौन है? नॉर्मल, अभी फीस दे रहे हैं, ठीक है, खून थोड़ी पीना है ना, अपना नॉर्मल आ गए, बैठ गए, समझ गए जितना समझना चाहिए और जितना इंटरेक्ट करना चाहिए उतना नॉर्मल तरीके से इंटरेक्ट करके चले गए। एस ब्लॉक की वजह से थोड़ा बहुत फर्क जरूर आया कि मैं पी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, बट फिर भी जितने पी ब्लॉक आए, हर एक पी ब्लॉक के बदले, हर एक पी के अंदर इलेक्ट्रॉन के बदले मेरे अंदर प्रोटॉन ऐड हो रहा है।
फीस तो आ ही रही है बच्चे की, तो उसके हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा है, तो एस ब्लॉक मुझे शील्ड तो कर रहा है, लेकिन बदले में पी ब्लॉक जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहां पे आसपास, तो न्यूक्लियस को भी तो स्ट्रेंथ मिल ही रही थी प्रोटॉन की फॉर्म में, तो वो पी ब्लॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। डन, एस को ज्यादा कर रहा था, एस खुद ही शील्ड कर रहा था, पी थोड़ा कम। फिर आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कौन? तीसरे चौथे बेंच वाले। चौथे बेंच वाले कौन है? भगवान लोग आए, फीस दी, कोई चक्कर ही नहीं, पढ़ने में क्या रखा है, आएंगे बैठेंगे मजे करेंगे, थोड़ा बहुत फोन चलाएंगे, बातें करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। उनको मेरी स्ट्रेंथ से कोई लेना देना, लेकिन फीस तो आ रही थी ना, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो डल रहे थे, तो न्यूक्लियस तो स्ट्रेंथन हो रहा है, न्यूक्लियस को उसके बदले की स्ट्रेंथ मिल रही है। तो डी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट रखते हैं। अब अगर डी ब्लॉक वाले पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग रखेंगे तो जो एस वाले थे वो आगे वाले 1s 2s 3s, लेकिन 3s के बाद जो 4s आएगा, 4s से पहले तो 3d आ जाएगा, 4s से पहले तो 3d भी आएगा। तो अब जो d ऑर्बिटल वाले हैं 3d वाले, वो कौन है? निकम्मे लोग। फीस तो दी, टीचर को तो स्ट्रॉन्ग किया, मोटिवेट किया, लेकिन खुद नहीं पढ़ रहे, तो उनके हिस्से का जोर किस पे लगेगा? 4s वालों पे। अब मैं 4s वालों को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखूंगा कि नहीं? क्योंकि D के बदले के 10 प्रोटॉन्स ऐड हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इंटरेस्टेड नहीं है मेरे चार्ज में, तो उनके हिस्से की फोर्स किस पे लगेगी? S पे, 4s पे। और 4s तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टेड था इंटरेक्ट करने में, तो मैं S को ज्यादा खींच के रखूंगा। अब S को ज्यादा खींच के रखूंगा तो ये जो आउटर मोस्ट S इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इनर्ट बिहेव करेंगे कि नहीं? इनर्ट क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे नहीं, तो न्यूक्लियस के साथ बहुत बॉन्डेड है। अब जो तीसरी चौथी बेंच के बाद पांचवी बेंच पे किसी और क्लास के बच्चे थे, वो वेट कर रहे थे कि भाई हमारी चांस आएगी, लेकिन और डी वालों ने क्या किया? जो मान लो यहाँ जो डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स थे थर्ड बेंच पे, वो इंटरेस्टेड थे नहीं, तो मेरे को लगा ठीक है फिर मैं उन पे ध्यान देता हूँ ना, वो बच्चे तो वैसे ही वेट कर रहे थे, तो वो मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे। अब बाहर से कोई उनके थोड़ा थोड़ा आजा आजा करके बुलाएगा तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो इनर्ट बिहेव करेंगे, वो रिएक्टिविटी कम कर देंगे अपनी, बाहर के साथ इन्वॉल्वमेंट कम होंगे। इसके बाद आते हैं एफ ब्लॉक। वो तो जमा ही अल्लाह के बंदे, बिल्कुल ही फीस दे रहे हैं, आ ही नहीं रहे, छुट्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बाहर एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, आएंगे भी तो पीछे बैठ के समोसे खा के चले जाएंगे। वो कौन है? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो 14 प्रोटॉन्स ऐड कर रहे हैं मेरे अंदर। 14 इलेक्ट्रॉन्स के बदले 14 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं एफ के, लेकिन वो मेरे चार्ज में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ उन पे कहां तक आ रही है। तो अगर इतनी स्ट्रेंथ मेरी बढ़ा दी है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके बदले बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम शील्डिंग और स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो मैक्सिमम न्यूक्लियस के चार्ज को होल्ड करते हैं। पी ब्लॉक वाले नॉर्मल रहते हैं, डी ब्लॉक वाले पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग देते हैं, जिसकी वजह से एस ऑर्बिटल का एक्साइटेड होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एफ वाले तो लीस्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। क्लियर है? ये हमें एक्चुअल में अब ना पी ब्लॉक और डी, मतलब स्पेसिफिकली पी ब्लॉक वाला पार्ट हमारे सिलेबस से हटा दिया है, वरना अगर जो पी ब्लॉक चैप्टर्स को पढ़ो कॉम्पिटिटिव के लिए तो पढ़ ही लेना चाहिए, बहुत सही है वो, और उसके अंदर अगर पढ़ोगे तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। अब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चा? According to effective nuclear charge, it is defined as the net nuclear attraction towards the valence shell electrons, or in other words, the actual nuclear charge whose electrostatic force of attraction is being experienced by outer electron. Greater the effective nuclear charge, more tightly is the hold with nucleus. सीधी सी बात है। जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बार बार मैं बात कर रहा था कि अगर पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग वाली डी की आई तो उसकी वजह से एस वाले पे ज्यादा जोर आएगा, तो एस को ज्यादा खींचूंगा तो वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होल्ड पे रहेगा। दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर बात है? इसके बाद आता है बच्चा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, जैसा हमें पता है वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई हमने बात करी थी, ऊपर से नीचे आते हुए क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स ऐड होंगी, लेफ्ट टू राइट आते हुए नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स करके साइज डिक्रीज करेगा। यहां पे उसी के लिए लिखा है द एटॉमिक रेडियाई जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड एज इलस्ट्रेटेड इन ग्राफ। यही दिख रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। क्या हो रहा है? जैसे जैसे ऊपर से नीचे मतलब लेफ्ट टू राइट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज होता जा रहा है कि नहीं? तो हमारे पास विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता जाएगा। दिस इज बिकॉज
In the period, electrons are added in the same valence shell, due to which the effective nuclear charge increases. As a result, the outer electrons are held by the nuclear more tightly, which result in decrease in radii. Clear है? Electrons of same shell do not screen each other. ये याद रखना, सेम शेल के होंगे, एक ही शेल के होंगे तो वो कैसे स्क्रीन करेंगे? डी वाले डी को, एस वाले एस को तो स्क्रीन करने से रहे, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्शन। सब इसमें पहला एक्सेप्शन, ट्रांजिशन एलिमेंट शो अ लिटिल वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या कहानी है? यहाँ आ जाओ, एक बार अपने पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। अब देखो होता क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चा, इसमें ये कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, उधर वाले पी ब्लॉक, ये वाले डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स के लिए हम बात करते हैं। हाँ जी, डाउट तो नहीं है ना? डी ऑर्बिटल के अंदर देखो बच्चों, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डी ऑर्बिटल वालों के। तो डी ऑर्बिटल में सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आते हैं तो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D और ये 6D सीरीज ऐसी चलेगी। 1s to 2s to 2 पे 6 करते हुए तो 3s 3 पे और 3D, 3D से स्टार्ट होता है डी ऑर्बिटल। तो 3D का पहला वाला आ गया ये 3D, 3D के बाद 4D, फिर 5D और 6D ऐसे चलेंगे। अब जब हम डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल में ऊपर से नीचे आते हुए, यहाँ से यहाँ आते हुए, मतलब 3D से 4D पे आते हुए साइज इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए, क्योंकि सेम जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं उसके लिए एक अलग से शेल ऐड ऑन हो जाती है, तो साइज इंक्रीज कर गया। लेकिन इसके बाद जो इंक्रीज होना चाहिए वो उतना खास इंक्रीज नहीं हो पाता। क्यों भाई? उसके बाद जैसे 3D से 4D में तो इंक्रीज किया, पर 4D और 5D का ऑलमोस्ट सेम साइज है। 4D वालों का और 5D वालों का ऑलमोस्ट सेम साइज है। वो क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो, इनके बीच में f ऑर्बिटल आ गए। आए कि नहीं? जब मैं 3D से 4D में आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4D के बाद जब 3D से 4D में आया तो कोई दिक्कत नहीं थी। 4D से जैसे ही 5D में आया तो बीच में f ऑर्बिटल्स आ गए कि नहीं? f ऑर्बिटल्स कौन थे? अल्लाह के बंदे, जिनका पुअरेस्ट शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट था। तो अगर पुअरेस्ट शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट था, इनके हिस्से के 14 प्रोटॉन्स, 14 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ऐड हो चुके हैं, तो वो जो न्यूक्लियस इतना स्ट्रेंथन हो गया है तो वो क्या करेगा? फिर भाई उसके बाद जो डी ऑर्बिटल वाले उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यही करेगा ना। अब अगर जो इतनी स्ट्रेंथ में से 14 बच्चे गायब ही हैं तो जितने बच्चे बैठे हैं मैं उनको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस कोशिश में नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ऑन डी ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से डी वाली शेल क्या आ जाएगी? मेरे क्लोज आ जाएगी। क्लोज आएगी तो इस वाले का जो एटॉमिक रेडियाई होगा ऑलमोस्ट ऊपर वाले के सिमिलर रहने वाला है। क्लियर है ये? तो ये हमारा एक्सेप्शन आ जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इस वर्ड को क्या कहते हैं? लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों लेंथनॉइड किन्हें कहते हैं? एफ ऑर्बिटल को। ये जो पूरा है एफ ऑर्बिटल के 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एटम्स, इनको हम क्या कहते हैं? लेंथनॉइड्स। नीचे वालों को कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आती है अगर एफ ऑर्बिटल बीच में आ जाता है। तो एफ ऑर्बिटल बीच में आएगा तो पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा। उस पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डी ऑर्बिटल वालों पे बढ़ के साइज डिक्रीज कर जाता है। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारे साइज की वेरिएशन है उसमें एक्सेप्शन आ जाती है। ये क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पे हमने जो अभी किया था, दैट ट्रांजिशन एलिमेंट शो अ लिटिल वेरिएशन इन देयर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और लेंथनॉइड्स आल्सो शो लिटिल वेरिएशन इन देयर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डन है ये? फिर आता है बच्चे वेरिएशन अलोंग ग्रुप। ये तो कहाँ ये है हमारे पास? वेरिएशन अलोंग पीरियड, ऊपर से नीचे आते हुए। अब अगर ग्रुप में क्या है? द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा ही होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सक्सेसिव शेल। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे ग्रुप के अंदर क्या होगा? शेल्स ऐड होती जाएंगे, साइज इंक्रीज होता जाएगा। एक्सेप्शन, among D block element the radii increases from member of first series to the corresponding member of second series, but radii of the member of second and third series are almost equal due to lengthenoid contraction, जो अभी हमने बात करी डी ऑर्बिटल वालों में। क्लियर है ये? अब इसके बाद आता है, देखो बच्चे, ये वाला आयनिक रेडियाई। आयन समझ में आता है, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइन क्या होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन।
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। और कैटाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्या होता है? कैटाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों भाई? पेरेंट एटम कौन सा होता है जिससे कैटाइन बना है? लेट अस अज्यूम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अगर 11 अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 10। और बना क्या वो? पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो जो Na पॉजिटिव है दिस इज कैटाइन, और इसका पेरेंट एटम कौन था? सोडियम एटम, जो न्यूट्रल स्टेट में था। अब कैटाइन का साइज पेरेंट एटम से छोटा क्यों हुआ? पहली बात तो एक ही चीज़, अभी शेल ही गायब हो गई। जो हमारे पास सोडियम के अंदर आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया तो वो शेल ही गायब हो गई, तो वैसे ही छोटा हो गया। मैग्नीशियम का केस लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 होने की वजह से आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला भी जाता है तो शेल गायब नहीं हुई, पर फिर भी साइज छोटा हो जाता है। क्यों? उसमें 2 थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन वाले का साइज छोटा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शेल थोड़ी गायब हुई है, लेकिन छोटा होगा साइज। क्यों होगा? अब समझो, न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं? 12 प्रोटॉन्स। 12 प्रोटॉन्स के पास कैपेबिलिटी है 12 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने की। अब 12 की जगह अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया और उसे 11 खींचने पड़ेंगे, तो ये तो उतना ही स्ट्रॉन्ग था, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं खींचेगा उसे। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया कि नहीं? समझ रहे हो? मेरे अंदर क्षमता थी, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी कि मैं 12 लोगों को अपनी तरफ पकड़ के आराम से खींच के रख सकता हूँ। अब 12 में से कोई एक चला जाए, अब मुझे 11 खींचने हैं, तो उनको जोर से नहीं खींच लूंगा, तो रेडियस कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी कैटाइन आएगा, कैटाइन का हमेशा पेरेंट एटम से रेडियस छोटा रहेगा। ऑन द अदर हैंड एनाइन अगर आएगा, एनाइन क्या होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उसमें पेरेंट एटम से हमेशा साइज बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि एनाइन वाले केस के अंदर क्या होगा? एनाइन वाले केस में लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन हूं मैं। ऑक्सीजन कौन भाई? जिसका एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? 8। प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। 8 प्रोटॉन के पास, 8 प्रोटॉन्स वाले न्यूक्लियस के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की ताकत थी, लेकिन बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। लालच है, कंप्लीट करना ही था, नियॉन जैसा बनना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ले लिए, लेकिन उन्हें पकड़ूं कैसे? अब मेरे अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ढंग से होल्ड करने की क्षमता थी, तो वो मुझे खींच के एक्सपैंड करा देंगे कि नहीं? नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो एक्सपैंड कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे तो साइज हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें वर्ड्स का गेम है बच्चा। देखो, तुम कहानियां लिखो कोई फायदा नहीं। यहां वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं बार बार? नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। इस वर्ड को याद रखो, आधी जगह पे आंसर यही है। क्या है? नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो साइज घट जाएगा, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो साइज घट जाएगा। सीधी बात है ये। चलो, in case of ions the radius is called ionic radii and it is defined as effective distance from center the nucleus of the ions up to which it has influence in the ionic bond। वो अपने को ऑलरेडी क्लियर है। if the number of protons are greater than number of electron increase in effective nuclear charge, decreases in radius, जो मैं तब से बता रहा हूँ अभी। if number of protons is less than number of electron, decrease in effective nuclear charge, increase in radii। क्लियर है ये? कैटाइन और एनाइन में दोनों में यही केस रहता है। आयनिक रेडियाई शो सेम ट्रेंड एज एटॉमिक रेडियाई। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होते हैं बच्चे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब समझ में आता है? सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब वो स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, ये सारों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ बच्चे। Na पॉजिटिव, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 11 थे, एक लूज कर दिया तभी पॉजिटिव आया तो 10। O2 नेगेटिव, 8 थे, 2 गेन कर लिए तो 10। Al3 पॉजिटिव, 13 थे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए 10। Mg2 पॉजिटिव, 12 थे, 2 लूज किए 10। F नेगेटिव, 9 थे, गेन किया 10। सारों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं कि नहीं? तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। एक काम करो, इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के हिसाब से अरेंज करो। शाबाश। अभी इनको कैसे अरेंज करो? इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंगली अरेंज करो एक बारी। सबसे छोटा साइज किसका होगा? हाँ जी आर्या, सबसे छोटा साइज किसका होगा बेटा इसमें? Al, एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव वाले का। क्यों भाई? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स थे, 13 प्रोटॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की क्षमता। 3 चले गए, 10 को खींचना है। 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत तेजी से खींचेंगे। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई हो गया, सबसे छोटा साइज। फिर Mg पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर F नेगेटिव और फिर O2 नेगेटिव। तो क्या दिखा
जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा छोटा साइज, उतना ही छोटा साइज, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए कंपेयर करना सबसे आसान है। कैसे भाई? पॉजिटिव चार्ज वाले का साइज छोटा, जिसका जितना पॉजिटिव उतना साइज छोटा, जिसके पास जितनी नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा होता जाएगा। क्लियर है ये वाली बात बच्चा? डन है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा होता जाएगा आयनिक रेडियाई उतना छोटा होता जाएगा। डन है। चलो भाई, अब है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये अपने को पता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चे? आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर जो आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी में अगर मेरे को कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पे लेटेस्ट जो मैंने डेल्टा एच दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, डेल्टा एच आ गया हमारे पास पॉजिटिव। अब सक्सेसिव आयनाइजेशंस क्या हुई? इसकी देखो यूनिट क्या है बच्चा आयनाइजेशन एंथैल्पी की? किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम इज 96.49 किलोजूल पर मोल। ये लिख लो रिलेशन, ये न्यूमेरिकल्स करते हुए कहीं किसी सिचुएशन में काम आता है। पीरियोडिक टेबल में न्यूमेरिकल तो नाम मात्र हैं, लेकिन अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह में ये रिलेशन हम यूज कर लेते होते हैं। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है सक्सेसिव का मतलब क्या होता है बच्चा? एक के बाद एक। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, पहले 50% लग गया, उसके बाद फिर 40% डिस्काउंट लग गया एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज का मतलब, अच्छा एक एग्जांपल पूछता हूं मैं तुमसे, मैग्नीशियम का एग्जांपल पे रहते हैं। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए या दूसरे वाले को? पहले वाले को। दूसरे वाले को? पहले वाले को। क्यों? समझाओ। न्यूक्लियर चार्ज इन बढ़ जाएगा बेटा, दूसरे वाले में मुश्किल होगा। क्यों? पहली बारी में मैं न्यूक्लियस कौन? 12 प्रोटॉन्स वाला, 12 प्रोटॉन्स वाला 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 1:1 फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना चलो मुश्किल तो था पर फिर भी निकाल लिया। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया, अब 12 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो उस एक सर्टेन इलेक्ट्रॉन पे नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी कि नहीं? ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचा हुआ, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हायर होगी। क्लियर है ये बात? तो हमेशा जितनी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होंगी वो हमेशा ग्रेटर होती जाएंगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही दूसरे पे और ज़्यादा फोर्स, एक और निकला तो तीसरे पे और ज़्यादा। जैसे एल्यूमिनियम का केस है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, दूसरा निकालना बहुत मुश्किल है, तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मांगता है, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें बहुत 13 प्रोटॉन्स का जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स पे आ गया, उतनी फोर्स लगानी पड़ रही है। क्लियर है ये बात? चलो, फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। भाई इसका तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का कैसे फर्क पड़ेगा? मान लो मुझे s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1s में से, 2s में से निकालना था, ठीक है, 3s में से निकालना था, ठीक है, लेकिन 4s में से निकालते हुए कहानी बदल रही है। क्यों? 4s की बारी में जो 3D वालों का पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट है, उसका असर भी 4s पे गया कि नहीं? तो 4s में से निकालना मुश्किल आएगा। समझ में आई ना बात? यही था। तो उसमें हमारे पास इन जनरल ग्रेटर द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ईजियर इज द रिमूवल ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा क्या रहेगा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट रहेगा, उतना ही ईजियर रहेगा किसी के इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, क्योंकि शील्डिंग और स्क्रीनिंग जितना ज़्यादा होगा, तो वो जैसे s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन करके रख ले, तो इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है कि नहीं? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आते हुए s ऑर्बिटल ने घेर लिया, मुझे करा दो, लास्ट वाले d ऑर्बिटल बैठा है, वो एक बार बोलेगा कि सर मैं जाऊँ, मैं बोलूँगा निकल जा, कोई बात नहीं, मैं करा ही नहीं पा रहा उसे, तो उठ के चला जाएगा और उसका जाना बहुत आसान है, मैं उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो वो उस केस में कब है? जब मेरे न्यूक्लियर चार्ज को कोई s ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्क्रीन कर ले। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतना दूसरे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है? एंड लेसर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। Shielding effect is most effective when the orbital of inner shell are completely filled, as in case of alkali metals. अगर जो completely filled होंगे तो alkali metals के केस में जैसे अंदर वालों में होता है, तो हमारे पास उसमें shielding और screening effect ज़्यादा रहता है। फिर है न्यूक्लियर चार्ज।
द आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। मेटल से नॉन मेटल जाते हुए यही होता है, सेम शेल के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, उल्टा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान होता रहेगा। फिर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि न्यूक्लियस के कितना क्लोज हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्लोज मैंने तुम्हें जब स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बताया था, वो बताते हुए मैंने एक और चीज़ बोली थी, क्या कि एस ऑर्बिटल वाले स्फेरिकल स्फेरिकल शेप में घूम रहे हैं। तो जब स्फेरिकल शेप, हाँ जी, न्यूक्लियर चार्ज क्या बेटा? नॉर्मल जो चार्ज है, जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने ऐड होते जाएंगे वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और घट रहा है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में चलता हूँ, सेम शेल के डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, फिर प्रोटॉन बढ़ गया, फिर इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बढ़ेगी सेम डिस्टेंस के हिसाब से, तो वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो वो था पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है बच्चे? शेल्स का शेप, इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का तरीका। एस ऑर्बिटल वालों के अंदर मैक्सिमम पेनिट्रेशन होता है। मैक्सिमम पेनिट्रेशन न्यूक्लियस के बहुत क्लोज रहते हैं। जितना न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहेंगे, जितना ज्यादा बाउंडेड रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे, उतना उनका निकलना मुश्किल होता जाएगा। तो एस ऑर्बिटल वालों का मैक्सिमम पेनिट्रेशन है, फिर पी वालों का, फिर डी का एंड फिर एफ का। तो एफ में से निकालना सबसे आसान रहेगा, एस में से निकालना सबसे मुश्किल। ट्रेंड्स ऑफ पेनिट्रेशन पावर एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग लिखा। इफ द पेनिट्रेशन पावर इज मोर, electrons will be closer to the nucleus and held more firmly, thus the large amount of energy is required to remove the electrons। क्लियर है ये? फिर है बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बड़ा रोल क्या है? मेरी बात समझो, मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे? किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स को देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, वो सिमेट्री गेन करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में अगर कोई एटम एक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आसपास पहुंच जाए तो क्या वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लेट अस अज्यूम 434 किलो जूल पर मोल की एनर्जी के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? वो छोड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, वो नियॉन जैसा बन गया है। 2 और 8 होके पूरे हो गए, 1s2 2s2 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है ना। 3s वाला इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है। तो अब वो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, फुली फिल्ड हो चुका है, अब तो दे दो उसे जितनी एनर्जी देनी है। वो तो नहीं छोड़ रहा अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर उसने अब इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो वो अपनी स्टेबल फॉर्म को उल्टा लूज कर जाएगा। तो उसमें उसे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट अगर 400 450 किलो जूल पर मोल थी तो सेकेंड वाली 2000 3000 6000 जाएगी, बल्कि 6000 किलो जूल पर मोल की एनर्जी मांगेगा वो। ठीक है ना? क्योंकि उसे अब क्या करना है? वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करनी है अपनी, जो कि वो करने नहीं देगा। समझ में आई ये बात? तो द कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फिल्ड है, द कॉन्फ़िगरेशन विद हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, देयरफॉर, हाँ जी, नहीं चला जा, ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन विद द हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, देयरफॉर हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चा? अगर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होगा तो क्या होगा? हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि स्टेबल फॉर्म को ब्रेक करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होगा बच्चा? अगर हमारे पास हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड होंगे बच्चे, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे? ऑर्बिटल्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल रहेगा। डन है? अब एक और चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं, जैसे चलो एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तुम डाउट्स की तरह ले आना। अदरवाइज सीधा यही रहेगा, जहाँ पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली हाई रहने वाली है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता है बच्चे सबको? इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर होगा उतना वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखो x है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम वही, ये तो 100% ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की क्षमता होती है हमारे पास, कितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो देखो इसमें जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? रिलीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी में हमें खुद एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उल्टा एनर्जी रिलीज होती है। When an electron is added to a gaseous atom in its ground state,
To convert it into negative ion, the enthalpy change in this process is known as electron gain enthalpy. तो जितना ज़्यादा मैं लेफ्ट टू राइट साइड आता जाऊँ पीरियोडिक टेबल में, जितना मैं नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ता जाऊंगा, उतना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन or the amount of energy released or absorbed when a neutral isolated gaseous atom in the ground state accept an electron to form a negative gaseous ion, that is anion. तो ग्राउंड स्टेट जैसे क्लोरीन है, अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में है, कोई एक्साइटेड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया हुआ, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनाइन बनाएगा। एनाइन बनाएगा उस वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज है तो वेन एवर एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या, जिसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। तो अगर हमारे पास क्लोरीन की बात करें, जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एनर्जी रिलीज करी, रिलीज एनर्जी आई तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी निकलती है उसमें हम क्या कहते हैं कि एनर्जी नेगेटिव होती है। व्हेनेवर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना नॉन मेटालिक करेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम पॉजिटिव, मतलब वो भी कम से कम एनर्जी में जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग मेटल, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। डन। Depending on the nature of the element, the process of addition of electron can be endothermic और exothermic. एंडोथर्मिक होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए भाई? अब इसके लिए सोचने वाली बात है, पॉजिटिव क्यों होगी? पॉजिटिव मतलब एक तो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तुम्हें और साथ में एनर्जी भी मैं ही प्रोवाइड करूं, ये कहां की सेंस बनी? ये तब सेंस बनेगी जब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है। किसी नोबल गैस को अगर मैं इलेक्ट्रॉन देने लग जाऊँ वो क्यों लेगा, उसे क्या ज़रूरत है? तो क्या करना पड़ेगा, हमें साथ में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कि वो किसी तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है। नॉर्मल जो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स हैं वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी। लेकिन जो एक स्टेबल फॉर्म में होगा उसमें कंपैरेटिवली हमें अपनी ओर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके कोई इलेक्ट्रॉन को रखेगा, वरना उसे ज़रूरत ही नहीं थी। फॉर द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, अब ऑब्वियस सी बात है नोबल गैस को क्या चल रहा है भाई, उसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई साहब लो, नहीं भाई साहब आप खाओ, जैसे एक भूखा आदमी बैठा है पूरी खिलाओ, खुशी से खाएगा, लेकिन अब उसका पेट भर रखा, मैं बोल रहा हूँ नहीं जी भाई साहब खाओ, मुंह खोल खोल के ठूसेंगे, मुझे ही जोर लगाना पड़ रहा है, खिलाना भी उसे है और ज़बरदस्ती हाँ डंडे से, चलो जैसे भी ठीक है, मतलब अपनी ओर से फोर्स लगा के मुझे खिलाना पड़ रहा है कि नहीं, मेरे को खुद एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर मैं खुद एनर्जी दे रहा हूँ, उसको खाना खिला रहा हूँ, तो उस केस में वो जो एनर्जी है मैंने सप्लाई करी है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कंसीडर करेंगे, उसमें पॉजिटिव करेंगे। नोबल गैस एक्सेप्ट क्यों करे? अगर ऐसा हो तो फ्लोराइड्स, ऑक्सो फ्लोराइड्स जो हैं, जीनॉन फ्लोराइड्स हैं, वो बनाएगा ही नहीं, बट बनते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास, अब मैंने जिस टाइम पे पहले भी बताया था कि सिर्फ ऑक्टेट रूल एक एक्चुअल रूल है ही नहीं, सिर्फ ऑक्टेट रूल के अंदर तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली अगर होता तो कोई भी नोबल गैस कभी रिएक्ट नहीं करती। बट मुझे पता है जीनॉन फ्लोराइड्स और जीनॉन ऑक्साइड्स बनते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे किसी सिचुएशन में। हाँ वही कर रहा है आगे जाके। नियॉन वगैरह नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बनता, कोई तो बनता है, बट हाँ बहुत रेयरेस्ट बनते हैं। हाँ बहुत बहुत रेयर मिलेगा। नियॉन गैसेस तो हैं ही, वो आपस में तो किसी तरीके से बॉन्डेड हैं ही, है ना। यहाँ देखो, इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिविंग टू अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड फॉर दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू। डन है। AE, energy released when electron is added to isolated gaseous atom, AE, that is electron affinity. If energy is required for addition of electron to an atom, it is considered as positive. It is defined as absolute zero and it is related with electron gain enthalpy by the relation. ये क्या है? electron gain enthalpy और electron affinity का relation, A डेल्टा ई जी इज इक्वल टू माइनस ए ई माइनस 5/2 आर टी। आर गैशियस कांस्टेंट, जो गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इसमें 298 केल्विन लेके चलेंगे
तो इसमें एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ 5/2 RT इज ओनली 2.477 किलोजूल पर मोल। डन। फिर आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला आ गया नोबल गैसेस का। अब सक्सेसिव वाले केस में क्या होगा, देखो सक्सेसिव वाले केस में रहेगा हमारा ऑक्सीजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अकेला ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो O नेगेटिव बनाएगा। अब O नेगेटिव पहला बनाते हुए उसने क्या किया, एनर्जी रिलीज करी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन कैसे करें, हमें पता है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, देखो है ना, 2 चाहिए ना। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए उसके पास न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स थे, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। 9वां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, समहाउ बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब पर इलेक्ट्रॉन जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर गया है, क्योंकि 8 प्रोटॉन्स को 9 इलेक्ट्रॉन्स खींच के रखने। अब बाहर से 10वें वाले को खींच पाना तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। 10वें वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींच पाना तो और मुश्किल हो गया, क्योंकि अपने ये 8 के बाद 9 को ही संभालने में मुश्किल हो रहा था। तो अगर अब वो 10वां इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो मुझे साथ में एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो सेकंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी दैट विल बी पॉजिटिव। समझ में आई है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पेपर में क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। दैट सेकंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहेगी O2 नेगेटिव के लिए वो पॉजिटिव रहेगी। दैट मीन्स एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। फर्स्ट बारी में एनर्जी इज रिलीज्ड, सेकंड बारी में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। वी फाउंड दैट the magnitude of first electron gain enthalpy in generally negative. However, when the electron is added to negative ion, there is repulsive force between the electron and the negative ion. To overcome this repulsion, energy has to be supplied. The second and further electron gain enthalpies are generally positive. Clear बात है? फिर आता है factors affecting the electron gain enthalpy. सबसे पहला फैक्टर atomic size. भाई जितना ज़्यादा अटोमिक साइज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा साइज होता जाएगा, न्यूक्लियस से दूर से इलेक्ट्रॉन पकड़ना है, न्यूक्लियस बहुत अंदर है, एक्सपोज्ड कम है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच कम पाएगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कम कर पाएगा। तो एज द अटोमिक साइज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब कम होती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज, एज द चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, पीछे से खोल के चले जाओ, ठीक है, तो जितना हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। ठीक बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड outermost shell, both because of their stability electron gain enthalpy is पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन लेना क्यों है, नहीं लेना है तो जबरदस्ती देंगे तो वो हमारी पॉजिटिव में आएगी। फिर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है ये, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इन अ मॉलिक्यूल इन द कंबाइंड स्टेट। जैसे HCl है, यहाँ पे हमें पता है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, लेकिन जो क्लोरीन है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि अदरवाइज ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था, ऐसे की वजह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा क्लोरीन की तरफ आ जाता है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया। डन। इसी की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम आते हैं। पहला, फैक्टर्स इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई। भाई जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सारी कहानी किसके, न्यूक्लियस के चार्ज पे है। जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस ज़्यादा एक्सपोज होगा, बाहर वाले की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा। तो जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटल्स का साइज कंपैरेटिवली मेटल से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि सेम ग्रुप के अंदर जिस टाइम पे हम सेम पीरियड के अलॉन्ग जब हम आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता रहता है और नीचे से ऊपर साइज बढ़ता है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड और ऊपर की तरफ जितनी चीज़ें हैं वो नॉन मेटालिक ज़्यादा है, नॉन मेटालिक ज़्यादा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सेम वही साइज के साथ वाला ही। Oxidation state, the electronegativity increases as the oxidation state, that is the number of positive charge of atom increases। obvious सी बात है, पॉजिटिव बढ़ेगा तो बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचने की क्षमता बढ़ेगी,
है ना। अगर किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साथ वाले के नेगेटिव को तो खींचने की टेंडेंसी इंक्रीज होनी ही होनी है। तो जितना पॉजिटिव स्टेट बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। फिर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? एस करेक्टर इन दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। केमिकल बॉन्डिंग में हमने किया है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम। भाई एस और पी मिलके एक नया ही सेट बना देते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और दो पी मिलेंगे तो sp2 हुआ, एक एस और एक पी मिला तो sp करेक्टर। जब एक एस और एक पी ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में काम करेंगे तो 50-50 है, तो s करेक्टर ज्यादा है। sp3 हुआ, sp3 एक एस तीन पी तो 25% s, 75% p। तो ऐसे सिचुएशन में जितना ज्यादा s करेक्टर होगा इन दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जितना s करेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होती है। Nature of substituent attached electronegativity is calculated on Pauling-Klein and Mulliken-Jeff scale। ये बस याद होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। फिर है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन अलोंग द पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट टू राइट आते हुए नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता जाएगा, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। डन है। ये सारे जितने अभी तक हमने डिस्कस करे वो मिला जुला कर सबका मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्या क्या है इसमें? नॉन मेटालिक करेक्टर नीचे से ऊपर आते हुए, लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ आते हुए इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है, नीचे की तरफ मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, यहाँ वीक नॉन मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, इधर की तरफ आते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने अभी तक चैप्टर में करी हैं। तो ये इसको बना लेना, साथ में नोट्स में भेज ही दूंगा और इससे एक बार रिकैप मिल जाएगा तुम्हें। डन। फिर है बच्चा डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप है some element of the second period like lithium, beryllium and boron resembles in their property with corresponding elements of third period placed diagonally to them। क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो लिथियम भाई साहब है वो मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे, बेरिलियम भाई साहब है वो एल्यूमिनियम जैसी, बोरोन भाई साहब है सिलिकॉन जैसी। तो ये डायगोनल रिलेशन होता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? डायगोनल बन रहा है ना, तो ये डायगोनल बन रहे हैं जो, ये डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं। तो जिस टाइम पे सेकेंड पीरियड के थर्ड पीरियड के डायगोनल वाले के साथ सेम प्रॉपर्टी पोजेस करे उसे डायगोनल रिलेशन कहते हैं। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन। सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, क्यों, कैसे होंगी, पहली वो कहानी। मेरी बात समझो, उसका एक सीधा कारण है बेटा। जिस टाइम पे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, एक बात बताओ ज़रा, सिंपल समझना, मैं ऊपर से नीचे आऊँगा साइज़ बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा साइज़ घटेगा। मैं ऊपर से नीचे आया साइज़ बढ़ गया, यहाँ आया और बढ़ गया, पर यहाँ से यहाँ आया तो घट गया कि नहीं? तो लिथियम और मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट कंपेरेबल साइज हुआ कि नहीं? समझ में आई? ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ना था, इधर से उधर जाते हुए घटना था, तो ये घट के ये उस जैसा बराबर बना कि नहीं? डायगोनल रिलेशन बन गया। तो ऑलमोस्ट सेम न्यूक्लियर साइज आने की वजह से सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आसपास की बातें हो गई, थोड़ी बहुत इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर गई। डन है। तो ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब थोड़े बहुत मैचिंग हो जाएंगे। ठीक है। अब है नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड में द नेचर ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन आर जनरली कोवलेंट बट अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप प्रीडोमिनेटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। LiCl कोवलेंट है, NaCl प्योरली आयनिक है। ये कुछ हम उनके नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है मैक्सिमम कोवेलेंसी। इन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप only 4 valence orbitals are available for bonding, whereas for second member number of orbitals are 9। क्यों? पहले वाले में क्या होगा? देखो पहले वाले में तो 1s है सिर्फ एक, दूसरे वाले में 2s और 2p टोटल मिला के 4 मेंबर्स हैं, तीसरे वाले में 3s 3p 3d, एक s का 3p के और 5d के टोटल मिला के 9 मेंबर्स हैं सेकेंड में। डन है, क्लियर है। The maximum covalency exhibited by the first member of each group is 4, whereas other members of each group can expand their covalency to 6। कोवेलेंसी जितनों के साथ जिस तरीके से बॉन्ड बना पाएगा। कोवेलेंट, कोवेलेंट क्या है? मतलब कोवेलेंसी का मतलब यही हुआ ना कि कितने ज़्यादा वहाँ पर एटम्स हैं जिनके साथ वो बॉन्ड बना पाए।
ग्रुप के अकॉर्डिंगली। ग्रुप बताओ ना, एक बात सोच, फर्स्ट ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे वाले में कितने आ गए हैं हमारे पास? 4 आ गए हैं। तीसरे वाले में हमारे पास 9 आ जाएंगे, sp d मिला के ना, 2s 2p मतलब 3s 3p और 3d के मिला जुला के, तो उनको हम कोवेलेंसी काउंट कर रहे हैं। अब देखो p पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या है हमारे पास? p पाई मल्टीपल बॉन्ड है बेटा because of their small size and higher electronegativity. First member of each group of p block shows a higher tendency to form p pi multiple bond. p pi कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक का p ऑर्बिटल दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाए तो हम कहते हैं p pi बॉन्डिंग है। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो p पाई वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए बोला जा रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशंस होगी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पहला मेंबर है हर ग्रुप का पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक कौन सा है? 13 से लेके 18 तक वाला, 18 को छोड़ देते हैं, नोबल गैस है। तो 13 से 17 वाले जो हैं उनके अंदर जो पहले ही एटम, सबसे सारे छोटे छोटे साइज के, सारे नॉन मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करने वाले, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजेस करने वाली, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पोजेस करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने में इंटरेस्टेड, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, पी पाई ऑर्बिटल ओवरलैप होके बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे शोज हाइयर टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स इट्स विद इट्स ओन एटम। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या है? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक शोज अ हायर टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इट्स ओन एटम। लाइक कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इनमें डबल बॉन्ड बन सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि पी पाई ऑर्बिटल आसानी से ओवरलैप कर सकता है। किनके? हाँ, कार्बन के बीच में ट्रिपल भी बनेंगे, तो 1 सिग्मा और 2 पाई। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। एंड विद द अदर एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। पी पाई और पी पाई ओवरलैप कर सकता है। समझो, डी और डी ओवरलैप करेंगे तो डी पाई बनेंगे, पी और पी ओवरलैप करेंगे तो पी पाई बनेंगे, पी और डी ओवरलैप करेंगे तो पी पाई डी पाई बनेंगे। तो इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं। एस हमेशा सिग्मा ही करेगा, 100% ओवरलैप नहीं कर सकते। कंप्लीटली ओवरलैप तो न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस आ गया, ये कैसे? एग्जिस्टेंस ही नहीं आ सकता। कुछ मैक्सिमम एक्सटेंट होता होगा, पर कितना ही? ये तो हो नहीं सकता कि पूरा न्यूक्लियस, हाँ हो सकता है 50 तक। एस पी ऑर्बिटल नहीं, एस सिग्मा पी पाई नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि एस और पी कैसे करेगा? एस स्फेरिकल शेप्ड है, पी ऐसा है डम्बल शेप्ड, ऐसे ओवरलैप होगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पाई बॉन्ड हुआ ही नहीं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी ही नहीं, ठीक है। तो sp2 कुछ भी करो, sp2 केस अलग है, वो तो हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ भी रैंडम पकड़ पे आ गया। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर जो हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई ऑर्बिटल होगा। तो साइड वाइज तो सिर्फ वो ही पी ऑर्बिटल में सकती है। एस का कौन सा साइड होता है? डी में एस और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी होती है और हेड ऑन भी। एफ में भी साइड वाइज और हेड ऑन भी। जी होता नहीं है, जी ऑर्बिटल अभी तक 118 एलिमेंट में तो आया नहीं है, तो निकाल लेना, ठीक है। अच्छा सुनो, तो एज कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। क्लियर है बच्चा? इसी के साथ पूरे एक चैप्टर का अपना रिकैप खत्म। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें कर लेने हैं, डाउट्स के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पूरा अपना चैप्टर का रिकैप खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट पहले हो गया था, सेकंड पार्ट अब हो गया।